हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस जून 2011 का क्वेश्चन नंबर 33। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है एफ सच दैट C2C बी अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन गिवन बाय fz इक्वल टू ux, y प्लस आयोटा vx, y। सपोज दैट vx, y इक्वल टू 3xy स्क्वायर, देन उसके करस्पॉन्डिंग ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। f क्या है? एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है C2C में, और f को डिफाइन किया गया है fz इक्वल टू ux, y प्लस आयोटा vx, y के फॉर्म में। अब यहाँ पे इसका v जो है उसे भी गिवन है क्वेश्चन में। v क्या दे रखा है? 3xy स्क्वायर। v क्या होता है? इसका इमेजिनरी पार्ट है। fz का इमेजिनरी पार्ट v इक्वल टू 3xy स्क्वायर दिया हुआ है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो ये जितने सारे पॉइंट लिखा, ये मैंने गिवन था वो चीज़ लिखा है, ये गिवन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है क्या fz होलोमॉर्फिक होगा? होलोमॉर्फिक, क्या fz होलोमॉर्फिक होगा या नहीं होगा? होगा तो कौन से u के लिए होगा, मतलब कौन से रियल पार्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। होलोमॉर्फिक का मतलब एनालिटिक होता है। होलोमॉर्फिक और एनालिटिक सिमिलर वर्ड है। तो हमसे यही चीज़ पूछा गया है, क्या fz होलोमॉर्फिक है या नहीं है। क्या होलोमॉर्फिक बनाने के लिए, fz होलोमॉर्फिक बने इसके लिए कोई u सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक रिजल्ट का यूज़ करना पड़ेगा। रिजल्ट क्या है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रिजल्ट। ये रिजल्ट एनालिटिक फंक्शन के लिए है। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो उससे क्या क्या हम लोग इम्प्लाई कर सकते हैं, उस बेसिस पे ये रिजल्ट है। आप इसे थ्योरम की तरह समझ सकते हैं। रिजल्ट क्या है? इफ़ fz इज़ एनालिटिक, इफ़ fz इज़ if fz is analytic, if fz is analytic, then it satisfy Laplace equation, then it satisfy Laplace equation, it satisfy Laplace equation, Laplace equation। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है रिजल्ट, कि इफ़ fz इज़ एनालिटिक, अगर fz एनालिटिक है देन ये लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आप अभी के लिए इस स्टेटमेंट को स्टेटमेंट P कंसीडर कर लीजिए। इफ से लेकर के यहाँ तक स्टेटमेंट P है, और देन के बाद ये जो है ये स्टेटमेंट Q है। स्टेटमेंट P क्या हो गया कि इफ़ fz इज़ एनालिटिक, स्टेटमेंट Q क्या हो गया? इट सेटिस्फाई लेप्लास इक्वेशन। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं स्टेटमेंट P इम्प्लाई कर रहा है स्टेटमेंट Q होने का, कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का स्टेटमेंट, ये हम लोग का स्टेटमेंट है। अब इसी स्टेटमेंट का अगर हम लोग कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाएं तो ये क्या बनेगा? इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट हम लोग लिखें तो वो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा नॉट Q इम्प्लाई नॉट P। नॉट Q इम्प्लाई करता है नॉट P को। अब ये नॉट Q नॉट P क्या हो जाएगा? तो जो स्टेटमेंट Q है उसको हम लोग नेगेशन में लिख देंगे, और जो स्टेटमेंट P उसका भी नेगेशन ले लेंगे। नेगेशन मतलब हो गया कि इसमें नॉट लगा देंगे। दैट मीन्स नॉट P। यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो है उसका मैं यहाँ पे कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। दैट मीन्स इफ़ fz इज़ नॉट सेटिस्फाई, if fz not satisfy
not satisfy, if fz not satisfy Laplace equation implies that it is not analytic, it is not analytic, not एनालिटिक। क्वेश्चन आता है कि लेप्लास इक्वेशन क्या होता है, तो हम लोग लेप्लास इक्वेशन को देख लेते हैं। तो इस रिजल्ट का जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, इसी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको लेप्लास इक्वेशन क्या है वो मैं बताता हूँ। लेप्लास इक्वेशन, लेप्लास इक्वेशन, लेप्लास इक्वेशन del 2u डिवाइड बाय del x स्क्वायर प्लस del 2u डिवाइड बाय del y स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे u लिखा हुआ है। नेक्स्ट del 2v, एक सेकेंड, del 2v डिवाइड बाय del x स्क्वायर प्लस del 2v डिवाइड del y स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये लेप्लास इक्वेशन होता है del 2u बाई del x स्क्वायर प्लस del 2u बाई del y स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसी तरीके से v के लिए del 2v बाई del x स्क्वायर प्लस del 2v बाई del y स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर ये सेटिस्फाई, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। लेप्लास इक्वेशन मतलब ये जो है ये होल्ड करेगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन में वापस चलते हैं। ओके, तो अब हम वापस से इसे सॉल्व करते हैं। तो अब देखते हैं क्या ये लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास v गिवन है, इमेजिनरी पार्ट गिवन है v इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक, तो अब लेप्लास इक्वेशन कौन सा यूज़ करना है, तो लेप्लास इक्वेशन का ये वाला हम लोग यूज़ कर लेंगे, सेकेंड इक्वेशन del 2v बाई del x स्क्वायर प्लस del 2v बाई del y स्क्वायर। अब देखते हैं ये इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे del 2v बाई del x स्क्वायर, del 2v बाई del x, एक सेकेंड, del v बाई del x पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसको x के रिस्पेक्ट में करना है v को, तो ये क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर। देन फिर से हम लोग को इसको v को x के रिस्पेक्ट में करनी पड़ेगी, तो क्या आ जाएगा del 2v बाई del x स्क्वायर। अब यहाँ पे x का टर्म ही नहीं है तो ये क्या आ जाएगा 0 आ गया। अब ऐसा ही हम लोग इसको y के रिस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा, del v बाई del y इक्वल टू, अब y के रिस्पेक्ट में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 6xy। अगेन हम लोग को इसको y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग क्या ये लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो लेप्लास इक्वेशन क्या हो गया del v बाय del x स्क्वायर प्लस del 2v बाय del y स्क्वायर। अब इसे सम करेंगे तो ऊपर में क्या हम लोग को आया है 0 प्लस 6x इक्वल टू 6x। अब ये 0 के इक्वल नहीं है, तो यानी ये क्या हो गया लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। और हमें पता है कि अगर फंक्शन लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो कभी भी फंक्शन नॉट लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई इम्प्लाइज नॉट एनालिटिक। अगर फंक्शन अगर फंक्शन लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो कभी फंक्शन एनालिटिक भी नहीं बनेगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा जो fz है ये कभी भी एनालिटिक नहीं होगा फॉर एनी चॉइस ऑफ u के लिए। हम लोग कोई सा भी u चूज़ कर लें ये कभी एनालिटिक नहीं बन सकता, क्योंकि ये लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर ये लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेता तब हम इसके रियल पार्ट को सर्च करते हैं, यानी कि u ऑफ x, y को सर्च कर सकते थे। लेकिन अगर ये एनालिटिक ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि इसका u पार्ट को हम लोग सर्च करें। तो इसका आंसर अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन से क्या है, f कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक ऑन C फॉर एनी चॉइस ऑफ u। तो यस, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया
ऑप्शन बी है एफ इज़ होलोमॉर्फिक ऑन सी फॉर अ सुटेबल चॉइस ऑफ यू। नहीं, हमें कोई भी यू नहीं मिलेगा जिसके लिए ये एनालिटिक हो, तो ये फॉल्स हो गया। ऑप्शन सी एफ इज़ होलोमॉर्फिक ऑन सी फॉर ऑल चॉइस ऑफ यू, तो ये भी गलत है। हमें तो एक ही नहीं मिल रहा है, यहाँ पे तो बोल रहा है कि हर कोई सा भी यू ले ले हो जाएगा, तो ये गलत है। नेक्स्ट आ रहा है वी इज़ नॉट डिफ्रेंशिएबल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। वी नॉट डिफ्रेंशिएबल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि वी डिफ्रेंशिएबल नहीं होगा, तो थोड़ा सा हम वी के बारे में देख लेते हैं, वी डिफ्रेंशिएबल है या नहीं। ओके, तो हम इसे डायरेक्टली देख सकते हैं वी फंक्शन जो है ये डिफ्रेंशिएबल है या नहीं है। तो अगर हम डायरेक्टली अगर इसके बारे में कमेंट करें तो क्या कर सकते हैं, v इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y विच इज़ 3xy²। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये भी x का टर्म है और ये y का टर्म है, ये होल मिला करके एक पॉलिनोमियल बन रहा है इन टू वेरिएबल। और हमें पता है कि अगर पॉलिनोमियल है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल हो या वन वेरिएबल हो, पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और अगर आपको पूरे कैलकुलेट करनी है तो आपको इसका फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फिर जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई टू वेरिएबल में होता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई टू वेरिएबल में जो होता है उसके अकॉर्डिंग आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये भी फॉल्स हो गया।